हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार, हेल्थ केयर ट्रेनर। पिछले वीडियो में बताया था ऑपरेशन से पूर्व की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर ऑपरेशन। आज का जो टॉपिक है वो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ऑपरेशन के पश्चात देखभाल। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन से पश्चात देखभाल। इसमें सबसे पहले ऑपरेशन से पश्चात जो भी स्वास्थ्यकर्मी होते हैं जो मरीज को देखते हैं, इन्हीं स्वास्थ्यकर्मियों की जिम्मेवारी होती है कि ये मरीजों का देखभाल करें। तो इसमें क्या क्या होता है, आइए इसको एक एक करके देखते हैं। पहला होता है रोगी के ऑपरेशन थिएटर से वापस आने से पूर्व रोगी का बिस्तर तैयार कर दिया जाता है। जो भी मरीज रहता है उसका जब ऑपरेशन के बाद उसको रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाता है ताकि वो नॉर्मल अवस्था में आ जाए। तो बेड पहले से तैयार होना चाहिए ताकि मरीज को रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया जाए। अन्य तैयारियां में निम्नलिखित चीज़ें सम्मिलित है, जिसमें ए नंबर पे है गर्म पानी की बोतल एवं बैग द्वारा बिस्तर को गर्म कर दिया जाता है। बी नंबर पर है बिस्तरों को गर्म रखने के लिए अतिरिक्त कंबलों का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी मरीज को सर्जरी के बाद उसके शरीर को गर्म रखने की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो बिस्तर रहते हैं उसको गर्म पानी की बोतल अथवा बैग द्वारा गर्म कर दिया जाता है और अतिरिक्त कंबल दे दिया जाता है ताकि बिस्तर गर्म रह सके। इसमें आगे देखते हैं आगे और क्या देखभाल के नियम हैं। सी नंबर पर है बिस्तर के निकट निम्नलिखित वस्तुएं तैयार रखी जाती है। जो भी मरीज का बेड रहता है उसके पास में ये सारे सामानें रहना जरूरी होता है। इसमें पहला है ऑक्सीजन सिलेंडर। मरीज को ऑक्सीजन की कभी भी आवश्यकता हो सकती है, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर का रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे किसी भी तरह का अस्पताल हो, वार्ड हो, ऑक्सीजन सिलेंडर सब में रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे है जिससे मरीज को सलाइन चढ़ाया जाता है, वो सलाइन का स्टैंड बेड के बगल में रहता है। ऑक्सीजन सिलेंडर सलाइन स्टैंड क्या होता है, आइए एक बार देख लेते हैं। ये होता है ऑक्सीजन सिलेंडर जिसमें ऑक्सीजन रहता है, और जिन मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है उन्हें इस सिलेंडर्स के माध्यम से ऑक्सीजन दिया जाता है। ये सभी आप लोग प्रैक्टिकल भी किए हुए हैं इसका क्लास 11 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट है सलाइन स्टैंड। ये होता है सलाइन स्टैंड, इसमें किसी भी तरह का इंट्रावेनस इन्फ्यूजन RL, NS, DNS ग्लूकोज मरीज को दिया जाता है। सलाइन स्टैंड को अस्पताल में सभी देखे होंगे। आइए इसमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेड ब्लॉक। बेड ब्लॉक एक प्रकार का बेड, ऐसा बेड होता है जो थोड़ी लंबी होती है और जिसमें मरीज कंफर्ट से उठ सके, बैठ सके। जब भी मरीज को किसी लंबे अवधि के लिए अस्पताल में रहना होता है तो उसे इस तरह के बेड दिया जाता है ताकि उसे किसी प्रकार का समस्या ना हो और मरीज किसी भी पोजीशन में कंफर्ट रहे। इसमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट एनेस्थेटिक ट्रे। पोस्ट एनेस्थेटिक ट्रे का मतलब होता है मरीज को बेहोशी से नॉर्मल अवस्था में लाने के लिए कुछ दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शन उस ट्रे में रहती है, उसे पोस्ट एनेस्थेटिक ट्रे बोलते हैं। नेक्स्ट है इंजेक्शन ट्रे, जिसमें अलग अलग तरह के इंजेक्शन रहते हैं जिसे मरीज को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आगे है इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ट्रे, जो वेन के थ्रू सलाइन चढ़ाया जाता है सभी प्रकार का, वो सारी सलाइन चढ़ाने की सारी ज़रूरतों का सामान उस ट्रे में रहता है, उसे इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ट्रे बोलते हैं। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। ये है इंजेक्शन ट्रे। इसमें सभी तरह के इंजेक्शन रहते हैं जो मरीजों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये डिस्पोजेबल इंजेक्शन ट्रे है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील इंजेक्शन ट्रे। ये परमानेंट इंजेक्शन ट्रे होता है। आगे देखेंगे इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ट्रे में क्या क्या होता है।
तो सलाइन चढ़ाने में ज़रूरत के सभी सामान इस ट्रे में होते हैं। इसमें कैनुला, टेप, नली, जिससे सलाइन बोतल से मरीज के शरीर में जाती है, और सभी प्रकार के सलाइन होते हैं। अब आगे देखते हैं, दूसरे नंबर पे होता है एक रिकवरी रूम की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मरीज को ऑपरेशन के बाद पहले रिकवरी रूम में ही लाया जाना चाहिए, जिसमें रोगी को वार्ड में स्थानांतरित करने से पूर्व रखा जाता है। जब मरीज रिकवरी रूम में नॉर्मल अवस्था में आ जाए, खुद से चलने फिरने लगे, तो उसे खुद से खाने लगे, तो उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। रिकवरी रूम में विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी का अनुपात अधिक होता है, ताकि वार्ड में की जाने वाली देखभाल की अपेक्षा रोगी को अधिक देखभाल की जा सके। रिकवरी रूम में निम्नलिखित उपकरण तैयार अवस्था में होने चाहिए। रिकवरी रूम में नर्स, स्वास्थ्यकर्मी अधिक होते हैं वार्ड की अपेक्षा, जो मरीजों को अच्छे से ख्याल रखती है, और इसमें अलग से डॉक्टर भी होते हैं, ताकि मरीज को किसी भी गंभीर अवस्था में तुरंत उपचार दिया जा सके। तो इसलिए ऑपरेशन के बाद मरीज को पहले रिकवरी रूम में रखा जाना चाहिए। जब रिकवरी रूम में मरीज नॉर्मल अवस्था में आ जाती है, तब उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। तो आइए अब आगे देखते हैं रिकवरी रूम में किस तरह के कौन कौन से उपकरण तैयार अवस्था में होनी चाहिए। इसमें पहला है सक्शन मशीन। इसको इक्विपमेंट ऑफ ऑपरेशन थिएटर के वीडियो में बताए थे कि सक्शन मशीन क्या होता है और उसका क्या उपयोग होता है। सक्शन मशीन से किसी भी प्रकार का श्वास नली में कफ हो, बलगम हो, ब्लीडिंग हो, वोमिटिंग हो, इसको बाहर निकालते हैं, जो फंसे रहता है, जिससे मरीज आसानी से सांस ले सकता है। दूसरा है ऑक्सीजन सिलेंडर। ये तो हर जगह रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें नेक्स्ट है रक्त दाब मापी, जिससे रक्त का दाब यानी ब्लड प्रेशर मापते हैं, जिसको स्फेग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है इंट्रावेनस इन्फ्यूजन हेतु उपकरण। ये बताए थे, इसमें सलाइन जो मरीज को चढ़ाया जाता है, उसके चढ़ाने में ज़रूरत के सारे सामान इस उपकरण में रहना चाहिए। नेक्स्ट है रक्त आदान उपकरण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उपकरण। जिस उपकरण से मरीज को ब्लड चढ़ाया जाता है या मरीज के शरीर के रक्त को चेंज किया जाता है, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन उपकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है बेड ब्लॉक। बेड ब्लॉक क्या होता है, इसके बारे में पहले ही बता दिए हैं। ये एक प्रकार का ऐसा बेड होता है जब मरीज को लंबे समय के लिए अस्पताल में रहना होता है, तो जिसमें मरीज कंफर्ट से उठ के बैठ के रह सके, उसको बेड ब्लॉक बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट है रेस्पिरेटर। ये एक प्रकार का ऐसा मशीन होता है जिसमें मरीज आसानी से सांस ले सकता है तथा किसी भी प्रकार के धूल, डस्ट अथवा गैस को फिल्टर कर देता है। इसमें नेक्स्ट है रेलिंग चारपाइयाँ। रेलिंग चारपाइयाँ मरीज के जो बेड होती है उसके साइड में रेलिंग टाइप से बना होता है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ताकि मरीज नींद में या हिलते डुलते गिर ना जाए। इसको इमेज में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का रेलिंग चारपाइयाँ किसको बोलते हैं। इसमें अब आगे देखते हैं, रेलिंग चारपाइयाँ के बाद कार्डियोस्कोप। कार्डियोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कार्डियक यानी हृदय की सारी एक्टिविटी देख सकते हैं ऑपरेशन के समय या ऑपरेशन के बाद, या नॉर्मल अवस्था में मरीज के हृदय का एक्टिविटी उसमें देख सकते हैं। इसको कार्डियोस्कोप बोलते हैं। इसमें अगला जो उपकरण है उसको कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन उपकरण बोलते हैं। इस उपकरण का उपयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जब मरीज का हृदय एकदम से काम करना बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं इस फिगर में ये मशीन किस तरह का होता है। इससे प्रेशर से हृदय में
CPR दिया जाता है। इसमें आगे है 3 नंबर पे, जो मरीज को रिकवरी रूम से वार्ड में ले जाया जाता है तो कुछ मरीज का जांच कर लिया जाता है ताकि वार्ड में किसी प्रकार का समस्या ना हो। तो इसमें पहला नंबर होता है जो वायु मार्ग रहता है, सांस लेने का रास्ता, वो क्लियर है कि नहीं है, उसमें किसी प्रकार का दिक्कत है कि नहीं है, श्वसन का सामान्य अथवा असामान्य। सी नंबर पे है तापमान, मरीज का टेम्परेचर कितना है। डी नंबर पे होता है नाड़ी, इसका मतलब होता है पल्स रेट। उसके बाद है रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। उसके बाद है साइनोसिस, शरीर का रंग, एक ब्लूइश कलर का रंग हो जाता है साइनोसिस में। कहीं साइनोसिस की समस्या तो नहीं हो रही है, उसको नोट कर लिया जाता है। उसके बाद है एनेस्थेसिया से सामान्य अवस्था में वापस आना, कि मरीज एनेस्थेसिया जो बेहोश हुए रहता है ऑपरेशन के दौरान, तो बेहोश से पूरी तरह सामान्य अवस्था में आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो उसे तब तक रिकवरी रूम में ही रहने दिया जाता है। अगर सामान्य अवस्था में आ गया है तो मरीज को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसमें आगे देखेंगे ऑपरेशन के घाव की प्रकृति। जो भी ऑपरेशन के दौरान मरीज को घाव हुए रहते हैं वे कैसे होते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है, क्या वो बहुत जल्दी सूखेंगे या छोटे घाव होते हैं या बड़े घाव होते हैं, कितने लंबे समय अथवा कितने छोटे घाव होते हैं, इसकी प्रकृति नोट कर ली जाती है। ड्रेनेज, यदि घाव बहुत गहरा है तो उसे कुछ दिन और रिकवरी रूम में रखा जाता है। उसके बाद ज्यों ही घाव सामान्य होने लगते हैं उसे वार्ड शिफ्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ड्रेनेज स्थान तथा ट्यूब। शरीर में किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का ड्रेनेज या ट्यूब लगा रहता है, उसको अच्छे से सेट कर लेते हैं ताकि दोबारा सेट करने का ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट है इंट्रावेनस लाइन की स्पष्टता। इसका मतलब जो भी वेन में कैनुला लगे होते हैं उसको। इसमें नेक्स्ट है कैथेटर एवं ट्यूब की उपस्थिति। मूत्रीय कैथेटर, जो भी यूरिन करने के लिए मरीज का यूरिन से एक नली लगाया जाता है और उसमें एक पॉलीथीन बैग यूरिन को कलेक्ट करने के लिए रखा जाता है, जिसको जब भी वो बैग भर जाता है उसे चेंज कर देते हैं। तो यूरिन कैथेटर लगा हुआ होना चाहिए। आगे है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो नाक से एक पाइपनुमा अंदर स्टोमक तक सीधे इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे दवाएं तथा किसी भी प्रकार का लिक्विड फूड देते हैं वो लगा हुआ रहना चाहिए। अगला है अंदरूनी दस्तावेजों एवं ऑपरेशन के पश्चात के निर्देशों की पूर्णता। अंदरूनी दस्तावेजों एवं ऑपरेशन के पश्चात का जो निर्देश दिया रहता है डॉक्टर के द्वारा, सर्जन के द्वारा, उसका पूर्णता पालन हुआ है कि नहीं। कोई भी विशेष निर्देश यदि कोई हो तो उस किसी स्पेसिफिक मरीज के लिए कोई विशेष निर्देश हो तो उसका पालन करना चाहिए। अब इसमें आगे देखते हैं चौथे नंबर पे, जब रोगी को वार्ड में ले जाया जाता है तो पानी की गर्म बोतल एवं बैग को हटा लिया जाता है और उसे बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। ट्यूब तथा कैथेटर उचित ढंग से जुड़े होने चाहिए। इंट्रावेनस इन्फ्यूजन बैग अथवा बोतल को स्लाइड स्टैंड पर लटका दिया जाता है। जब मरीज वार्ड में आ जाता है या रिकवरी रूम में आ जाते हैं तो जो भी बेड गर्म करने के लिए उस पर गर्म पानी की बोतल एवं बैग रखा जाता है उसको हटा लिया जाना चाहिए। उसके बाद मरीज को उस बिस्तर पे लिटा दिया जाता है। ट्यूब तथा कैथेटर उचित ढंग से जुड़े होने चाहिए। मरीज का जो भी ट्यूब कैथेटर शरीर में लगे होते हैं वो अच्छे से जुड़े होना चाहिए ताकि मरीज को किसी तरह का परेशानी ना हो। तथा जो भी इंट्रावेनस इन्फ्यूजन जो सलाइन के सामान होते हैं तथा सलाइन बोतल भी जो होते हैं
उसे सलाइन स्टैंड पे लटका के रखे रहना चाहिए। नेक्स्ट है, रोगी को सेमी प्रोन स्थिति करवट में रखा जाता है, जिससे निम्नलिखित बाधाओं को दूर कर वायुमार्ग सुचारू रखा जाता है। इसमें पहला ए नंबर जीभ का पीछे की ओर जाना, बी नंबर जो भी स्राव की इच्छा होती है, सी नंबर होती है पेट में भरी सामग्री उगलने की इच्छा। तो जो ये सेमी प्रोन की स्थिति होती है वो ऐसी स्थिति होती है जिसमें आधा बेड उठा हुआ होता है और मरीज का आधा शरीर भी उठा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में सांस भी आराम से ले सकते हैं और किसी भी तरह का मरीज को अनकम्फर्टनेस नहीं होता। तो इसमें आगे देखते हैं छठे नंबर पे, यदि रोगी का कोई बड़ा ऑपरेशन किया गया है और उसके फेफड़ों के फूलने की शक्ति कम हो गई है तो उसे फेस मास्क अथवा नेजल कैथेटर द्वारा नम ऑक्सीजन दी जाती है, क्योंकि वो हाइपॉक्सिक ऑक्सीजन की न्यूनता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी मरीज का कोई बड़ा ऑपरेशन किया हुआ होता है या फेफड़े का ऑपरेशन किया हुआ होता है तो उसके फेफड़े की फूलने की जो शक्ति होती है कम हो जाती है, ऑक्सीजन कैपेसिटी उसके फेफड़े में कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में नेजल कैथेटर द्वारा नम ऑक्सीजन में हल्का नमी रहता है उस मरीज को दिया जाता है, जिससे उसके फेफड़े ज़्यादा नहीं फूले और ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ों में कम जाए। नेक्स्ट है, ज्यों ही रोगी को वार्ड में लाया जाता है त्यों ही उसके तापमान, नाड़ी एवं श्वास दर को नोट कर लिया जाता है, क्योंकि वार्ड से बाहर स्थानांतरित करते समय इनके मापदंडों में परिवर्तन हो सकता है। इसका मतलब है जब भी मरीज को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो मरीज का टेम्परेचर हो, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ये सारे नोट कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये वार्ड के बाहर स्थानांतरित करते समय इनके मापदंडों में परिवर्तन हो सकता है। यदि कोई परिवर्तन दिखाई देता है तो इसे बहुत कम समय में सामान्य स्थिति में पहुंच जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि रोगी की स्थिति कुछ गंभीर है, तो उसे रिकवरी रूम में ही रखा जाता है, वार्ड में नहीं शिफ्ट किया जाता है। और अगर स्थिति सामान्य हो तो ही उसे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, और स्थिति पूरी तरह से ठीक हो जाए तो उसे मरीज को छुट्टी दे दिया जाता है। तो नाड़ी में परिवर्तन देखने के लिए इन मापदंडों की जांच आधे घंटे के अंतराल में करनी चाहिए। यदि रोगी में आंतरिक अथवा बाह्य रक्तदाब होता है तो नाड़ी की गति तेज हो जाती है और अत्यधिक रक्तस्राव के पश्चात हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण श्वास दर तेज हो जाती है। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी ऑपरेशन पश्चात देखभाल में इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है और इसके पार्ट 2 में जो बाकी के बचे हुए पॉइंट हैं उसको बताया जाएगा।